जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। यहां पर इस बार मैं चैप्टर वाइज आपकी तैयारी कराऊंगा। फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पर डे हम मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम है ओ लेवल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की इस क्लास को अटेंड कर लेंगे। साथ ही साथ एग्जाम से पहले ओ लेवल की मैथन क्लास है, उसको आप जरूर देखिएगा। और जिनको भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ओ लेवल M2R5, ओ लेवल M3R5 अर्थात प्रोग्रामिंग की जो क्लासेस हैं वो हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर हो रही हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप उसकी तैयारी करके आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से एग्जाम को टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहले आप ये जान लीजिए कि ओ लेवल M1R5 का एग्जाम कैसे होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और कितने डिस्क्रिप्टिव होते हैं। पहले पार्ट में 4 क्वेश्चंस होंगे और दूसरे पार्ट में 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो पार्ट 1 होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन पेपर साथ अटैच्ड होगा। इसके बाद आपको मिलेगा रिटन पेपर, जो आपको करना है जब आप फर्स्ट पेपर जमा कर देंगे, मींस पार्ट 1 को जमा कर देंगे तो आपको सेकंड पेपर वहां पर मिल जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ENIAC स्टैंड फॉर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल आइसोलेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कोडर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ENIAC क्या है? आप सभी जानते हैं कि पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। कब डेवलप हुआ? तो ENIAC को 1946 में डेवलप किया गया था। कब? 1946 में ENIAC का आविष्कार हुआ। एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है कि ENIAC का आविष्कार किसने किया, है ना? हु डेवलप्ड ENIAC? तो बताइए ENIAC का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया था JP एकर्ट, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म था जे प्रेशर एकर्ट और जॉन मुचली। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको कंप्यूटर मिलता है और कहीं कहीं आपको कैलकुलेटर भी मिलता है। दोनों राइट हैं, इसीलिए आप दोनों को याद कर लीजिएगा। ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। ठीक है, समझ गए? तो 3 क्वेश्चन यहां से आपके तैयार हुए। कौन कौन से? फुल फॉर्म, कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, और पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC है। 4 तैयार हो गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्ट्रॉन एक है। फॉर्ट्रॉन क्या है? मशीनी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, या हाई लेवल लैंग्वेज है? काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्ट्रॉन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं? तो यहां पर देखिए, एक होती है हाई लेवल, एक होती है लो लेवल। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी लैंग्वेज का एक प्रकार नहीं है, जहां पर ऑप्शन होगा लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। तो जो निम्न स्तरीय है, उच्च स्तरीय है, वो तो होती है, लेकिन कोई भी मध्य स्तरीय लैंग्वेज नहीं होती है, इसीलिए आपको उसको माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प
4 बिट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है। जब हिंदी पढ़ोगे तो ऐसी ही शुद्ध हिंदी आपको बाकायदे मिलेगी, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहां पर सीधा सा क्वेश्चन है कि 4 बिट किसके बराबर होता है? तो बताइए, बिट के, निबल के, बाइट के या फिर डिजिट के? काफी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या होगा राइट आंसर? तो 4 बिट के संयोजन को हम जानते हैं निबल के नाम से, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, एक निबल इक्वल टू 4 बिट होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। एक बिट में एक बिट ही होते हैं। एक बाइट में कितना होता है? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कभी कभी बिट का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, बाइनरी डिजिट उसे हम कहते हैं। अब नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज को यह भी कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ ट्रांजिस्टर, फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब या फादर ऑफ इंटरनेट। तो आप सभी जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज कौन है, और जिसने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा उसे नहीं पता है कि चार्ल्स बेबेज कौन है, तो इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। अब यहां पर बात हुई है www की, तो बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब दिया गया है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इन सभी को बताइए कि फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ www कौन है? www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम पहला वेब ब्राउजर भी कहते हैं, और इसके फादर हैं टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली हैं, किसके? www के। ऐसे ही आपसे पूछता है कि इंटरनेट के फादर कौन है। वैसे तो इंटरनेट पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्या इंटरनेट का कोई मालिक है, तो जी नहीं, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। तो यहां पर पूछा गया कि फादर ऑफ इंटरनेट, तो विन कर्व को इंटरनेट का फादर माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है कि फादर ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिस्टर को कई लोगों ने मिलकर किया था, जिसका राइट आंसर यहां पर विलियम शॉकले, SHOCKLEY है ना, ये मेन थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इसके अलावा जॉन बर्डिन और यहां पर वाल्टर हाउसर ब्रेटन। ठीक है, इतने लोगों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। यहां पर इन सभी ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करके इसीलिए बता रहा हूं ताकि एक साथ आपके कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, आपको रटना ना पड़े, आसानी से सभी तैयार हो जाएं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ या ट्रांजिस्टर का उपयोग किस जनरेशन में हुआ, यह भी पूछा जाता है। तो ट्रांजिस्टर आपका सेकेंड जनरेशन में आया था। अब नेक्स्ट, जावा एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स जावा किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फर्स्ट जनरेशन की, सेकेंड जनरेशन की, हाई लेवल है या फिर लो लेवल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, जावा कैसी लैंग्वेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब नेक्स्ट, सिस्टम प्रोग्राम का जो समूह कंप्यूटर प्रोग्राम के संचालन को नियंत्रित और समन्वित करता है उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर या फिर फ्रीवेयर? बताइए, सिस्टम प्रोग्राम के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर का संचालन करता है, नियंत्रित करता है, समन्वित करने का काम करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो देखिए आपको मैंने पढ़ाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो सिस्टम को ऑपरेट करे वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, रैम और रोम से मिलकर निम्नलिखित में से क्या बना है? कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, मेन मेमोरी यूनिट या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बताइए रैम और रोम से मिलकर क्या बना होता है? रैम का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, रोम का फुल फॉर्म भी जानते हैं, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है बच्चों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम और रोम किसके पार्ट हैं? तो मेन मेमोरी के पार्ट हैं। मेन मेमोरी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो मेन मेमोरी के पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल यूनिट किसका फुल फॉर्म है? सीयू का। तो एग्जाम में पूछ भी लेता है कि सीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो कंट्रोल यूनिट। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा होता है? मीन्स आकार में निम्न में से सबसे छोटा कौन है? पॉमटॉम, नेटबुक, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप में से बहुत सारे लोग लैपटॉप का उपयोग करते होंगे, डेस्कटॉप का भी उपयोग किए होंगे। तो सबसे जो छोटा है वो होता है पॉमटॉप। यहाँ पे एल होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट, कलर कॉपी आउटपुट या ड्राई कॉपी आउटपुट। आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपको ये पता है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आउटपुट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो होता है जिसमें आप आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें आपको पेपर, इंक, इन सभी चीज़ों का खर्च नहीं पड़ता है। और हार्ड कॉपी आउटपुट वो होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं, जिसमें पेपर और इंक का खर्च भी होता है और जिसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। तो मॉनिटर पे जो दिखता है, भाई यहाँ पर कोई चेंजिंग करनी है तो देखिए आसानी से मैं चेंजिंग कर ले रहा हूँ, लिखना है तो लिख भी दे रहा हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ प्रिंट हो गई तो उस पर हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? मीन्स फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? बताइए, कोबोल, फॉर्ट्रन, जावा या फिर प्रोलॉग। तो पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण प्रोलॉग है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है? आंतरिक मेमोरी मतलब जो अंदर होती है, सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर रैम। सीडी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। एचडीडी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और पेन ड्राइव भी सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी है, सीडी भी सेकेंडरी है। तो आंतरिक मेमोरी वही है जो प्राइमरी होती है, क्योंकि वो कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रैम होगा। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो रैम जाता है। मीन्स रैम में जो डेटा है वो क्या हो जाता है? इन्वर्टेड हो जाता है, इरेज हो जाता है, डबल्ड हो जाता है या स्टोर हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो रैम में संग्रहित डाटा हो जाता है। बताइए क्या हो जाता है? इन्वर्टेड का मतलब है उलट जाना, है ना, मतलब चेंज हो जाना।
तो ऐसा तो कुछ है नहीं। एज मतलब मिट जाना, डबल मतलब दोगुना हो जाना, और स्टोर्ड मतलब संग्रहित हो जाता है। तो रैम को क्या कहा जाता है? अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। मीन्स पावर बंद होने के बाद इसका डाटा डिलीट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। कंट्रोल यूनिट एक प्रोसेसर के काम को निर्देशित करता है। सीपीयू की अपनी भंडारण इकाइयों होती हैं जिन्हें रजिस्टर कहते हैं। यहाँ पर मारण लिखा है, ये भंडारण होगा कि सीपीयू की अपनी स्टोरेज यूनिट होती हैं जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। या फिर रैम सीपीयू चिप का एक एकीकृत भाग होता है। या फिर ईपीरोम एक रीड और राइट मेमोरी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन गलत है। गलत आपको बताना है, सही आपको यहाँ पर नहीं बताना है। ठीक है, तो देखिए रैम क्या है आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया ही। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर के काम को निर्देशित करता है। तो ये कथन भी सही है क्योंकि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? नियंत्रित और समन्वित काम करता है। मीन समन्वित का मतलब या निर्देश करने का मतलब यही है कि आप किसी को मार्गदर्शित करते रहें कि आपको ऐसा काम करना है या इस प्रकार से आपको काम करना है, आपको रास्ते से नहीं भटकना है। इसलिए ये कथन भी आपका सही है। सीपीयू की अपनी स्टोरेज यूनिट होती है जिसे रजिस्टर कहते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है। रैम सीपीयू चिप का एक एकीकृत भाग होता है, यह आपका गलत है। रैम किसका भाग है? मेमोरी का भाग है। और मेमोरी किसका पार्ट है? सीपीयू का। इसलिए डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि रैम सीपीयू चिप का एक इंटीग्रेटेड भाग होता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम में त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है? बताइए। अगर त्रुटि हटा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रबल शूटिंग, एरर हैंडलिंग, डीबगिंग या फिर पैचिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, किसी प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि आ जाती है तो बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग। और त्रुटि को हटाना डीबग कहलाता है। ठीक है, अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाइएगा क्योंकि लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक अलग सा मोटिवेशन होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CCC एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? सी, रूबी, VB.NET या C++? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। अब नेक्स्ट, कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा रित करने के लिए किया जाता है। डाटा रित नहीं, यहां पर डाटा अंतरित होगा कि मीन्स डाटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। किसके बीच में? प्रोसेसर और इनपुट युक्ति के बीच में, मुख्य स्मृति और द्वितीयक स्मृति के बीच में, मीन्स मेमोरी में मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस के रूप में, या मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। बताइए कैश मेमोरी जो डाटा का ट्रांसफर है वो किसके बीच में करती है? क्या प्रोसेसर और इनपुट डिवाइस के बीच में होगा, या मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में होगा, या फिर प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस के रूप में होगा, या मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच में होगा? तो कैश मेमोरी जो है ये डाटा ट्रांसफर का काम मेन मेमोरी और प्रोसेसर के मध्य में करती है। ऑप्शन डी इज राइट। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये परिवार आपका है, जिसको बढ़ाना, सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकेंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।